आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसका ताल्लुक भी सेलुलर रेस्पिरेशन से है, और लास्ट टाइम जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्रेब्स साइकिल। आज जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये दो टॉपिक्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, जिनको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमें याद है कि जब क्रेब्स साइकिल को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स बने थे। कौन कौन से कंपाउंड्स बने थे? एक एटीपी बना था, एक NADPH2 बना था और एक FADPH2 बना था। अब इनमें जो एनर्जी मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए क्या होगी, इस्तेमाल होगी। और उसमें कैसे इस्तेमाल होगी और क्या चेंजिंग्स आएंगी, ये तमाम चीज़ें मैं अपने टॉपिक में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लें। आप जानते ही हैं जो सेल होता है, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उस सेल में बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें एक ऑर्गेनल होता है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर है। इसकी सिंपल से स्ट्रक्चर को जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखें ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सा है? आउटर मेम्ब्रेन है। और ये कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या है? स्पेस है। और इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। और ये वो जगह है जहाँ पे हमने क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किया था। और NADPH2, FADPH2, ATP, तमाम एनर्जी रिच कंपाउंड यहाँ पे बने थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है। ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा कि ये कौन सा पार्ट है? मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो मैं अभी अब आपको बता के आया हूँ। और ये कौन सा पार्ट है? इनर मेम्ब्रेन है। और ये इनर मेम्ब्रेन में अगर आप देखें तो ये सब का सब आपको जो नज़र आ रहा है, ये क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सारे के सारे क्या हैं? एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है। ये जो है टोटल क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे चल के इनमें से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अच्छा, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया है, उसके साथ क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है जी, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है। और ये इसके साथ जो ये आपको वॉल नज़र आ रही है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो सारा पार्ट है ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। और ये क्या है? मैट्रिक्स है, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल कंडक्ट हुई थी और NADH2, FADH2 और ATP वगैरह बने थे। अब क्या होता है कि ये जो NADH2 बना है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ होता है, अ पेयर ऑफ प्रोटॉन रिलीज़ होता है। इसके अलावा ये जो NADH2 है, ये जो रिड्यूस फॉर्म होती है क्या होती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, इनटू NAD। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन से, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन से क्या होता है? एंटर होता है। और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सेप्टर है, FMN, इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको तीन चार बातें बताना चाहूँगा कि यहाँ इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसको हम डिवाइड करते हैं चार मेन कॉम्प्लेक्सेस में। एक कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो ये आपके सामने, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 2 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं उनमें ये यूबिक्विनॉन है, यूबिक्विनॉन H2 है, ठीक है। और इसमें जो है ये पार्ट शामिल होता है। और कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम और आयरन और यूबिक्विनॉन 2 है, राइट। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम 1, साइटोक्रोम A2, A3। तो ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन
ट्रांस एक्सेप्टर्स होते हैं। सो जी, हम बात कर रहे थे कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये NADH2 से रिलीज़ होता है, ये सबसे पहले इसको कौन एक्सेप्ट करता है? इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, FMN पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है FES की तरफ। यहाँ आके ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। फर्स्ट टाइम एनर्जी को यहाँ पे, यानी कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। कब? जब ये FES से पास करता है तो यहाँ पे एनर्जी को रिलीज़ होता है। अब ये एनर्जी किस काम आती है? देखें, ये एनर्जी जो होती है ना, ये जो प्रोटॉन यहाँ पे जो NADH2 ने रिलीज़ किया था, इसको पंप करती है, इसको पंप करती है, यानी कि मैट्रिक्स से, और कहाँ लेकर आती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लेकर आती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये एनर्जी क्या करती है कि जो प्रोटॉन है इसको पंप करेगी और कहाँ पे लेकर आएगी, पेयर ऑफ प्रोटॉन को पंप करेगी और लेकर आएगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लेकर आएगी। इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्दर आगे बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, यूबिक्विनोन H2 में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पे आके एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। अगेन ये एनर्जी क्या होती है कि जो पेयर ऑफ प्रोटॉन है इसको पंप करती है और कहाँ लेकर आती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लेकर आती है। देन ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है का जो पेयर है, ये आगे की तरफ मूव करता है साइटोक्रोम, FES, यूबिक्विनोन, और जब ये यूबिक्विनोन 2 कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचता है तो यहाँ पे आके दोबारा से ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है, और फिर ये एनर्जी दोबारा से क्या करती है, जो पेयर ऑफ प्रोटॉन है इसको पंप करती है और कहाँ पे लेकर आती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लेकर आती है। सिमिलरली जो FADH2 कंपाउंड बनाता है वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये भी एनर्जी को इसी तरीके से क्या करता है, प्रोटॉन इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है और उसके नतीजे में प्रोटॉन जो होते हैं एंटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात हमने डिस्कस की, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है और जो प्रोटॉन हैं वो क्या होते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर आप कंडीशन देखें तो इस तरीके से जब ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो यहाँ पे आके ये एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता, बल्कि दिस इलेक्ट्रॉन इज़ फाइनली एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम 83। या तो इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दो कंडीशंस हो सकती हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल कर रहा था, इसको साइटोक्रोम A3 फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसी तरीके से मूवमेंट होती है और इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है पेयर ऑफ प्रोटॉन भी मौजूद होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के पेयर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ प्रोडक्ट बनती है, वाटर बनती है। तो आपने एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होती है। तो ये आपने देखा है कि वाटर किस तरीके से मैट्रिक्स में रिलीज़ हो रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही थी हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जब साइकिल हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने खुद देखा था। सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? देखें, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ATP, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नॉर्मली फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू कंपाउंड, ठीक है। तो अगर हम मुख्तसर अल्फाज में बयान करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ATP। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है और रिड्यूस होकर क्या बना रही है, वाटर बना रही है, लेकिन साथ ही में इस जगह पे इस प्रोसेस में क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अभी जो डिस्कस कर रहा था कि जो प्रोटॉन का जो पेयर है इसकी कंसंट्रेशन जो होती है, देखें ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इंटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। अब ये इनर मेम्ब्रेन से, ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन के जो लेवल्स हैं कहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो
तो आपको तो पता है ऑस्मोसिस किसे कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो अब ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसनट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन हैं ये दोबारा से मूव करेंगे किस तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। अब ये दोबारा से मूव किस तरीके से करेंगे, ख़ास किस्म के चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं F0 और F1 चैनल्स। ये F0 F1 चैनल जो होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसी में एम्बेडेड होते हैं। सो ये जो प्रोटॉन हैं ये क्या होंगे, F0 चैनल से पास होंगे। तो जब यहाँ से पास होंगे तो एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे, और ये ठीक है। लेकिन जब ये प्रोटॉन F1 चैनल से पास होंगे, F1 चैनल से पास होंगे तो यहाँ पे एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। F1 चैनल जो है वो ATP सिंथेटेसिस के जो एंजाइम है इसके तौर पे भी काम करते हैं। दोबारा से बताता हूँ कि जो प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है जो कि इनर मेम्ब्रेन जो है स्पेस में वहाँ पे बढ़ गई है, तो ये मूव करेंगे और दोबारा से कहाँ पे आएंगे, मैट्रिक्स पे आएंगे। तो जब ये मैट्रिक्स की तरफ आ रहे होंगे तो इन जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं F0 F1 इसके थ्रू आएंगे। F0 से होते हुए ये हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन प्रोटॉन के जो पेयर्स हैं जब ये ATP सिंथेटेज चैनल्स के पास से गुजरेंगे, जिसको हम F1 चैनल भी कहते हैं, तो यहाँ पे पेयर ऑफ प्रोटॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी ये क्या करेगी कि जो ADP कंपाउंड है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप को कंबाइन करेगी। जब ADP फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, ATP। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था कि यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपके सामने जो ATP बनता है, राइट। अच्छा देखें, यहाँ जो NADH2 है ये जब 3 चैनल से पास होता है, यानी कि एक ये चैनल 1 से, तो यहाँ से जब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, तो एक ATP बनता है। फिर यहाँ चैनल 2 पे रिलीज़ करता है तो एक ATP बनता है। फिर चैनल 3 पे रिलीज़ करता है तो क्या बनता है, ATP। 3 दफ़ा क्योंकि रिलीज़ हो रही एनर्जी, तो 3 दफ़ा क्या होंगे, यहाँ पे ATP बनेंगे। तो एक NADH2 जो है वो बेसिकली 3 ATPs के बराबर होता है, जबकि FADH2 जो होता है वो कितने एनर्जीज़ के बराबर होता है, वो 2 ATPs के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा, क्योंकि NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रिलीज़ होता है, ठीक है, वो 3 दफ़ा एनर्जी को रिलीज़ करता है। जब 3 दफ़ा एनर्जी रिलीज़ हो गया, 3 दफ़ा एनर्जी को रिलीज़ करता है तो 3 दफ़ा क्या होंगे, प्रोटॉन जो है पेयर ऑफ प्रोटॉन एंटर होंगे, और जब ये 3 दफ़ा यहाँ से बाहर आएंगे तो 3 ATPs प्रोड्यूस होंगे। FADH2 क्या होता है कि ये जो है 2 दफ़ा एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो इसका मतलब ये होगा 2 दफ़ा प्रोटॉन का पेयर अंदर आएगा, तो ये 2 दफ़ा जब यहाँ से पास आउट करेगा तो 2 दफ़ा ATPs बनेंगे। तो इसलिए एक NADH2 जो है वो 3 ATPs के बराबर होता है, जबकि एक FADH2 से 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो डिफरेंट पाथवे हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस को हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल को पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा था कि ATPs प्रोड्यूस हुए, NADH2 प्रोड्यूस हुए, तो उनकी क्या तादाद है, क्या टोटल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, ग्लाइकोलाइसिस का जब हमने प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें 4 के करीब ATPs प्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से 2 ATPs जो थे वो इस्तेमाल हुए थे, तो इसलिए टोटल ATPs वहाँ पे कितने बने थे, 2 ATPs बने थे। जबकि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 के करीब NADH2 बने थे, ठीक है। और 2 के करीब NADH2 इसलिए बने थे कि पायरुवेट एक दफ़ा ब्रेक हुआ तो एक NADH2 बना, और पायरुवेट जब दूसरी दफ़ा, सॉरी ये पायरुवेट की बात नहीं होनी, जब ये एक NADH2 बना था, 2 बिकॉज 2 टाइम साइकिल हो गई तो इसलिए 2 NADH2 बने थे वहाँ पे, और एक NADH जो होता है वो 3 ATPs के बराबर होता है, तो इसलिए टोटल ATPs कितने हो गए, 6। अब ये 2 और 6 को मिलाएंगे तो 6 को मिलाएंगे तो टोटल ATPs कितने हो जाएंगे, 8। अब आ जाए डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस आपको याद होगा कि जब पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम में, तो वहाँ पे ATPs से इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि वहाँ पे क्या इस्तेमाल होते हैं, NADH2 इस्तेमाल होता है, क्योंकि पायरुवेट 2 दफ़ा कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, तो इसलिए 2 NADH2 इस्तेमाल होंगे। एक NADH2 आपको पता है 3 ATPs के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होंगे, 6 ATPs के।
तो इस तरीके से 6 + 0 = 6 ATPs टोटल जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल में क्रेब्स साइकिल में जो पायरुवेट है जब वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है तो 1 ATP प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो 2 दफ़ा साइकिल को कंप्लीट करता है, तो इसलिए वहाँ पे कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इसी तरीके से पायरुवेट जब एक दफ़ा साइकिल कंप्लीट करता है तो तकरीबन 3 NADH3 प्रोड्यूस करता है, और जब 2 दफ़ा करेगा तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितने हो जाएंगे, 6 NADH2 हो जाएंगे। अब एक NADH2 क्योंकि 3 ATPs के बराबर होता है तो इसलिए टोटल कितने होंगे, 18 ATPs हो गए। पायरुवेट जब एक दफ़ा साइकिल कंप्लीट करता है तो FADH3 कितने प्रोड्यूस होते हैं, 1, क्योंकि वो 2 दफ़ा पायरुवेट वहाँ से साइकिल को कंप्लीट करता है तो इसलिए टोटल कितने FADH2 प्रोड्यूस हुए, 2, और एक FADH2 अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कितने ATPs के बराबर होता है, 2 ATPs के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 ATPs टोटल प्रोड्यूस हुए। तो इस तरीके से अगर आप इनको टोटल करेंगे, 2 ये 18 ये 20 और 4 ये 24 ATPs टोटल प्रोड्यूस है। अगर आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो स्कोर आएगा 38 ATPs, लेकिन हम इसमें से 2 को माइनस कर देंगे और टोटल कितने रह जाएंगे, 36 ATPs। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, अब ये जो 2 ATPs होते हैं ये क्यों माइनस किए गए, ये इसलिए माइनस किए गए क्योंकि जो NADPH2 है, जब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है वहाँ से जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है तो उसको एंटर करने के लिए 1 ATP का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये 2 दफ़ा एंटर हो रहा है तो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे 2 ATPs इस्तेमाल होते हैं, और हम इन 2 ATPs को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 36 ATPs। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो 36 ATPs क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक NADH2 जो होता है वो 3 ATPs के बराबर होता है, और एक FADH2 जो होता है वो 2 ATPs के बराबर होता है। बेसिकली इसमें 2 तरह के पाथवेज जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ग्लाइकोल फॉस्फेट पाथवे। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्लाइकोल NADH2 है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक होता है उसमें ये ब्रेक डाउन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ प्रोटॉन। ये पेयर ऑफ प्रोटॉन जाके जब FAD के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, FADH2 बनेगा। और एक FADH2 क्योंकि 2 दफ़ा एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, इसमें से जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं वो 2 जगह पे एनर्जी रिलीज़ करते हैं, 2 दफ़ा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोटॉन का पेयर जो है वो मैट्रिक्स में एंटर होता है, तो इस वजह से जब वो बाहर निकलता है तो 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से NADH2 यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है मेलेट एस्पेरेट पाथवे में, और यहाँ पे ये जो प्रोटॉन का जो पेयर है जब ये NAD के साथ कंबाइन होता है तो NADH2 बनता है, और एक NADH होता है वो 3 ATPs के बराबर होता है। क्यों, NADH से जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होता है वो 3 जगह जाके एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो 3 जगह से प्रोटॉन के पेयर क्या होते हैं, एंटर होते हैं, और जब ये प्रोटॉन के पेयर एंटर होते हैं तो जब ये बाहर निकलते हैं तो 3 जगह ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जहाँ वहाँ पर क्या होते हैं, 3 ATPs बनते हैं। तो अगर आप पाथवेज देखें तो डेफिनेटली बहुत क्लियर है ये बात कि जो मेलेट एस्पिरेट पाथवे होता है इसमें मतलब ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोल फॉस्फेट पाथवे, क्योंकि उसमें कम ATP बनते हैं, इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा ATP बनते हैं। तो ये था टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो होगा MCQs के बारे में, यानी MCQs किससे रिलेटेड होंगे, दे आर रिलेटेड टू ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो जब तक के लिए इजाज़त एंड अल्लाह हाफ़िज़।